तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं इस दुनिया में। लेकिन इश्क, मोहब्बत, प्यार या जुनून और सनक और पागलपन, इसके बीच का फ़र्क क्या है अगर आप किसी से पूछें तो बहुत ही बारीक फ़र्क है। किसी भी चीज़ को लेकर जुनून से आगे आगे कोई निकलने की कोशिश करता है तो वहीं से एक लकीर खिंचती है कि वो उसका वाकई सिर्फ जुनून है, सनक है, पागलपन है या क्या है। और जब उस इंसान उस मोड़ तक पहुंच जाता है तो फिर अच्छे बुरे, समाज में क्या कोई क्या कहेगा, इन सारी चीज़ों से एक तरह से वो अपने आप को अलग कर लेता है। वरना सोचिए कि पूरे समाज के लिए कुछ दस्तूर हैं, कानून हैं, नियम बने हुए हैं। एक इंसान पैदा होता है, समाज में रहता है, फिर जब उसकी मौत होती है तो उसके लिए जगह फिक्स है, शमशान में अंतिम संस्कार होता है या कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। और यही ज़िंदगी का सच है। तो जैसे अपनी पूरी दुनिया है जिंदा लोगों के लिए, उसी तरीके से मौत के बाद की भी अपनी एक दुनिया है और उसके लिए तमाम कायदे कानून हैं। और शायद यही वजह है कि शहर और शहर की आबादी से हमेशा थोड़ा किनारे में, बस्ती के बीचों बीच कभी आप कोई शमशान या कब्रिस्तान नहीं देखेंगे। थोड़ा अलग से ही होता है, क्योंकि हम लोग एक लकीर खींचते हैं कि ये ज़िंदा लोगों की जगह है, ये मुर्दों की जगह है। लेकिन अगर ऐसी एक इंसान जो तमाम बस्तियों के बीच रहता हो और उसके किसी अपने की मौत हो जाए और फिर मौत के बाद वो उसे खुद से जुदा करने की बजाय उसकी लाश के साथ पूरे 7 साल तक गुजारे, न सिर्फ गुजारे बल्कि 7 साल तक लगातार उसके कपड़े बदले, उसे दुल्हन की तरह सजाए, उसे अपने पास रखे, उससे बातें करे, तो फिर इसे क्या कहेंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, और कुछ कहानियाँ मैं सुना चुका हूँ आपको पहले भी कि कई बार कोई ऐसी मौत हुई जिसके बाद घर के अंदर ही दफना दिया, लाश को खुद से दूर नहीं किया। लेकिन ये कहानी प्यार, पागलपन, सनक और ज़िद से थोड़ा हट कर है, और वो भी एक पढ़े लिखे डॉक्टर की कहानी है। लेकिन ये कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको वही जानकारी दे दूं कि कुकू एफएम ऐप में भी तमाम ऐसे ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं जिसमें ऐसी ही तमाम बातें अलग अलग। तो जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसी से मिलती जुलती जो ऑडियो बुक में जो चीज़ें हैं, एक कुकू एफएम ऐप पर ऑडियो बुक है जिसका नाम है डेथ सर्व्ड कोल्ड, इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डर्स। तो ये कुकू एफएम ऐप पर ऑडियो बुक है। दरअसल इसमें कहानी ये है कि कैसे प्यार, अफेयर, पैशन, ज़िद और उसको लेकर बहुत सारे कत्ल होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये तमाम चीज़ें डेथ सर्व्ड कोल्ड, इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस वुमेन मर्डर्स में आप कुकू एफएम ऑडियो बुक पर सुन सकते हैं। और आपको जैसा पता ही है कि 10,000 से ज़्यादा ख़जाने हैं इस ऑडियो बुक में कुकू एफएम के। 25 लाख लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू एफएम खास ऑफ़र लेकर आया है। कुकू एफएम पर पहले महीने के लिए सब्सक्रिप्शन में 50% डिस्काउंट है। तो जो 99 रुपीज़ के हैं वो 49 रुपीज़ में अवेलेबल है क्राइम तक फैमिली मेम्बर के लिए। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक। और ख़ास तौर पर अगर हम क्राइम तक फैमिली की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक है, उस लिंक पर जब आप जाएंगे तो कूपन कोड crime50 यूज़ करें और उसको यूज़ करने के बाद आपको 50% डिस्काउंट, 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपये में मिलेगा पहले मंथ के लिए। तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून और इससे जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं, आज उसी की ये कहानी है। कहानी है डॉक्टर कार्ल टेस्लर की। डॉक्टर कार्ल टेस्लर जर्मनी में पैदा हुए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद इन्होंने जर्मनी छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई थी और अमेरिका का रुख किया। ये अमेरिका पहुंच गए डॉक्टर कार्ल टेस्लर। इनके साथ एक दिक्कत थी, बचपन से इन्हें एक सपना आता था और उस सपने में एक काले बालों वाली लड़की आती थी, बेहद खूबसूरत, और ये सपनों का सिलसिला बरसों चला। इसी दौरान में बचपन से जो ये सपना आता, साथ में उनके ही अपने एक
पूर्वज का भी सपना आता है किसी रिश्तेदार का, और वो रिश्तेदार हमेशा कहती कि तुम्हारे सपने में ये जो काले बालों वाली लड़की आती है, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है, इसी से तुम्हारी शादी होगी और यही तुम्हारी मोहब्बत है। अब ये इतनी बार ये बातें सपने में हुई, उनकी पूर्वज ने कहा, और इतनी बार वो काले बालों वाली लड़की सपने में आई डॉक्टर कार्ल टेस्लर के कि वो इसको सच मान बैठे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, और आखिरकार कार्ल टेस्लर अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में उन्होंने एक अस्पताल में नौकरी की और वहाँ पे ये एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे थे, जो एक्सरे मशीन और बाकी सारी चीज़ों की थी। लेकिन इस दौरान अमेरिका जाने से पहले जो सपने में काले बालों वाली लड़की आती थी, उसका आने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो खुद कभी सामने नहीं आई, यानी सपनों की ज़िंदगी से निकलकर हकीकत की ज़िंदगी में। तो लास्ट में 1899 में काल की शादी एक किसी और महिला से कर दी गई। अब वो महिला वैसी नहीं थी जो सपने में आया करती थी। फिर भी काल को लगा, उनको लोगों ने समझाया कि तुम्हारा वहम है, सपने और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो तुम्हारे लिए यही है, तुम इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो डॉक्टर काल ने भी इसको सच मानकर शादी कर ली। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, और अब कुछ सब कुछ बदल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर बीच में 1926 में, मतलब 1899 में शादी हुई थी। करीब 27 साल के बाद शादी के डॉक्टर काल अपने बीवी और बच्चों को जर्मनी से छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। और अमेरिका में वो पहुंचने के बाद वहाँ पे एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। अब लगभग सपने वाली बातें भूलने लगे थे, उम्र भी होती जा रही थी। लेकिन तभी 1930 की तारीख आती है, 22 अप्रैल था महीना। डॉक्टर काल हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। अचानक एक पेशेंट आती है। उस पेशेंट का नाम था मारिया एलेना हेलन। मारिया एलेना हेलन की उम्र करीब 30 साल थी, और उस वक्त तक डॉक्टर काल की उम्र करीब 60-62 साल हो चुकी थी, मतलब उम्र में आधी थी। तो अपने काम के सिलसिले में वो खड़े हुए, देखा कि एक पेशेंट आई है। हॉस्पिटल में लगातार पेशेंट आते थे, लेकिन जैसे ही एलेना मारिया की तरफ नज़र पड़ी डॉक्टर काल की, वो चौंक उठे। वो लगातार उसे घूरे जा रहे। बचपन से आने वाला वो सपना, जिस सपने में एक काले जुल्फ़ों में, काले बाल में एक बेहद खूबसूरत लड़की आया करती थी, डॉक्टर काल के मुताबिक हूबहू वही लड़की हॉस्पिटल में उनके सामने खड़ी थी। अब इधर बीच में अमेरिका आने के बाद इस सपने से एक तरह से पीछा छूट चुका था, लेकिन इधर अचानक उस रोज़ अप्रैल 1930 में उस लड़की का सामने खड़ा होना फिर उस सपने की याद ताज़ा कर देती। डॉक्टर काल को लगता है कि यही तो वो लड़की है जिसको मैं बचपन से सपने में देख रहा हूँ, और जिसके बारे में मेरी एक पूर्वज ने कहा था कि यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसी से तुम्हारी शादी होगी। तो बला की खूबसूरत उस हेलन को देखकर डॉक्टर काल को पहली बार यकीन हुआ कि सपना झूठा नहीं था, सच था। अब वो सामने खड़ी है, लेकिन अब क्या बोले। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल के बाकी साथियों से पूछा कि यहाँ क्यों आई थी, क्या नाम है। तब उसे बताया गया पर्चा देखकर कि उसका नाम मारिया एलेना हेलन है, और ये टीबी की मरीज़ है। उस ज़माने में टीबी का इलाज होता नहीं था, मतलब एक तरह से ये लाइलाज बीमारी थी। अब ये सुनते ही डॉक्टर को बड़ा सदमा लगता है। उनको लगता है कि बचपन से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो मिली भी तो इस हाल में कि उसको टीबी है, ज़्यादा मतलब उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। अब अस्पताल आना शुरू हो गया एलेना हेलन का इलाज के सिलसिले में, और वो जब आती डॉक्टर काल उसका इंतज़ार करते। फिर उसके इलाज के बहाने वो उसके करीब जाना शुरू हो गए, बातचीत शुरू हो गई। ये सब चलता रहा, इलाज चलता रहा। वो लगातार हॉस्पिटल आती रही। डॉक्टर काल खुश थे कि जिसको उन्होंने देखा वो अब हॉस्पिटल में। फिर एक रोज़ मौका मिला तो उन्होंने हेलन से कहा अपने सपने के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में जब जर्मनी में था तब से मुझे एक सपना आता है, और 2 लड़कियां आती हैं, एक मेरी ही अपने ख़ानदान की है और एक तुम हो, और वो मुझे बताती है कि
तुम ही हो जो मेरी ज़िंदगी है और जिससे आगे चलकर शादी होगी। लेकिन इंतज़ार में बरसों बीत गए, अब तो मैं 60 का हो गया और अब अचानक तुम मिली हो। तो जब ये पूरे सपने की बात बताई तो हेलन भी थोड़ी हैरान थी। तो उसने कहा कि आपका सपना मुझे नहीं मालूम कितना सच कितना झूठ है, लेकिन मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी, एक प्रेग्नेंट भी हुई मैं, लेकिन मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। तो जब हस्बैंड ने छोड़ दिया तो अब मैं अपने पेरेंट्स के घर पर रहती हूँ और अब इस बीमारी के साथ जी रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानी बताई। हेलन लगातार अस्पताल इलाज के लिए आती रही। इस दौरान में अब दोनों में उम्र का फासला दुगना था, कहाँ 30 कहाँ 62। लेकिन अब हेलन भी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डॉक्टर काल की तरफ झुकने लगी। अब इस दौरान में ये हुआ कि हॉस्पिटल आने जाने का सिलसिला थमने वाला था, इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अब जितना हम तुम्हारा इलाज कर सकते थे कर चुके, अब तुम घर पर रहो, आराम करो, कुछ दवाएं हैं वही देखो, क्योंकि इलाज तो था नहीं बाकी। तो बस अस्पताल आकर तुमको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें अब तुम घर पर रहकर भी जो हम बता रहे हैं वैसा कर सकती हो। अब हेलन का अस्पताल आना छूट गया। डॉक्टर काल को ये बात पता चली, वो परेशान हो उठे। उन्हें लगा कि कम से कम उससे डेली मुलाकात होती थी, अब क्या करें। वो हेलन के घर पहुंच गए एक रोज़ और उसके पेरेंट्स से कहा कि आप परेशान ना हो। और पेरेंट्स चूँकि अस्पताल में डॉक्टर काल से भी मिल चुके थे, तो एक डॉक्टर या इस तरह के लोगों के साथ एक रिश्ता दूसरा होता, भरोसा आता। तो उन्होंने कहा कि मैं हेलन का इलाज घर पर करूँगा, जो भी ज़रूरत होगी मैं लेकर आऊँगा। माँ बाप को भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो उनकी बेटी के कोई फिक्र करने वाला है, उसी अस्पताल का एक मेंबर है वो। अब डॉक्टर काल डेली हेलन के घर आने लगे। अस्पताल से वो इसके इलाज के लिए जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें होती वो छुपा कर या चुरा कर लेकर आते और हेलन की तीमारदारी करने लगे, क्योंकि वो सपना उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी है। और मन ही मन में वो हेलन को अपनी वाइफ मान चुके, बिना शादी किए हुए, बिना कुछ किए हुए, और ये भी जान रहे हैं कि वो एक तरह से डेथ बेड पर है। लेकिन जुनून था। तो अब हेलन घर पर डॉक्टर डेली पाबंदी से हॉस्पिटल से आए, जो भी दवा या बाकी चीज़ें हैं वो छुपा कर या चुरा कर हेलन के घर लेकर आए और उससे घंटों बातें करें। घर वालों को भी लगा कि चलो कोई है जो मेरी बेटी को इतना वक्त दे रहा है, क्योंकि उन्हें भी सच्चाई मालूम है उनकी बेटी की कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो जब पता होता है और ऐसे में कोई इस तरह से मदद करता है तो फिर कोई गलत ख्याल तो जहन में आता ही नहीं है। तो घर वालों को भी अच्छा लगा डॉक्टर काल का आना और बेटी का इस तरीके से मन बहलाना। तो ये सब चलता रहा। लेकिन फिर हुआ यूं कि 22 अप्रैल 1930 को पहली बार मुलाकात हुई थी डॉक्टर काल की हॉस्पिटल में हेलन से, और इसके बाद करीब 1.25 साल बीता होगा। 25 अप्रैल 1931, 25 अप्रैल 1931 को आखिरकार वो हुआ जिसका डर था। हेलन की मौत हो गई उसी टीबी की वजह से। अब जब मौत की खबर मिली डॉक्टर काल को, वो बदहवास हेलन के घर पहुंचे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन से जिसे सपने में देख रहे हैं, जिसका इंतज़ार किया बरसों, वो मिली भी तो सिर्फ 1.25 साल के लिए, और अब उसकी मौत हो गई। डॉक्टर काल ने घर वालों से बड़ी ये कहा गुजारिश के साथ कि हेलन का अंतिम संस्कार मैं करना चाहता हूँ, इसका जो भी खर्चा होगा मैं उठाना चाहता हूँ। घर वालों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा ही करीब था, मानता था, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई, और ऐसी चीज़ों पे क्या ऑब्जेक्शन। इसके बाद डॉक्टर काल ने उसी शहर में अमेरिका के एक जिस कब्र में दफनाया गया, वो बड़ी सी कब्र बनवाई और उसके बाद वहाँ दफन किया गया। और अब उनका रूटीन ये हो गया कि अगले दिन हर दिन वो घंटों आकर कब्र पर बैठ जाते और कब्र के पास बैठकर और अकेले में ही बात करना शुरू। ऐसा लगता कि जैसे हेलन से बात कर रहे हैं। अब शुरुआत में है हेलन के घर वाले भी आते उस कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए। हेलन की एक सिस्टर भी थी जो उससे बड़ी थी, वो भी मौत की खबर सुनकर बहन की आई हुई थी। अब वो भी अक्सर कब्र पे आती तो देखती कि डॉक्टर काल पहले से ही वहाँ मौजूद और घंटों मौजूद है। घर वालों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर लगा कि शायद ये कुछ मतलब ज़्यादा ही इसे सदमा पहुंचा है। धीरे धीरे वक्त बीता, परिवार का कब्र पर आना कम होता गया हेलन के, लेकिन डॉक्टर काल लगातार आते रहे।
2 साल बीत गए। 2 साल तक कब्रिस्तान जाना, कब्र के पास बैठकर हेलन से बात करना, ये सब कुछ जारी था। लेकिन फिर 2 साल बीत गए, 1933 आ गया। 1931 में डेथ हुई थी हेलन की, और 1931 अक्टूबर में डेथ हुई, और अप्रैल 1933 का साल आ गया और महीना। हेलन की बहन वापस अपने घर आई थी। उसी अप्रैल 1933 में वो एक रोज़ कब्रिस्तान जाती है। वहाँ जाती है तो नॉर्मल फूल वूल चढ़ाती है, इसके बाद अगले कई दिन तक वहाँ रहती है तो जाती है। लेकिन उसे एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है, वो पूछती है अपने घर वालों से, क्या मैं इतनी बार अब कब्रिस्तान गई आने के बाद 2 साल बाद डॉक्टर काल को वहाँ नहीं देखती हूँ, जबकि वो लगातार महीनों वहाँ पे डेली बैठे रहते, घंटों बातें करते हैं, माँ बाप से भी पता चलता है। तो डॉक्टर काल ने कब्रिस्तान आना क्यों छोड़ दिया? घर वालों को लगा कि शायद वक्त बीता तो जख्म भी जो है भर गए होंगे। लेकिन हेलन की बहन को शक हुआ। उसने कहा कि जो मैंने उसकी आंखों में जुनून देखा, जो जज्बा देखा, मुझे नहीं लगता कि वक्त के साथ उसके जख्म भरे होंगे। 2 साल बाद लेकिन कब्रिस्तान ना आने का मुझे वजह समझ में कुछ नहीं आ रही। घर वालों ने कहा ये तुम्हारा वहम है। कौन वो उसका कौन सा अपना था या फिर उससे रिश्ता था, हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन हेलन की बहन ये नहीं मानती। वो कई बार फिर कब्रिस्तान के चक्कर काटती है, कब्र भी वैसी ही बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर काल नहीं आ रहे। उसने हॉस्पिटल में पता किया कि डॉक्टर काल अब भी हैं, पता चला कि हाँ हैं और हॉस्पिटल आ रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान नहीं आ रहे। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर उसने कहा कि चलो मैं सच्चाई का पता करती हूँ, और एक रोज़ हेलन की बहन डॉक्टर काल के घर पहुंच गई, लेकिन वो वहाँ पे थे नहीं। अब उसके बाद उसे लगा कि चलो कहीं वो छोड़ छाड़ कर चले गए हों या कुछ और होगा, मेरा ही वहम है। बात आई गई हो गई, दरवाजे पे ताला था। फिर वो बहन अपने वापस लौट गई। धीरे धीरे वक्त बीता। अब 33 से 38 आ गया, 1938। बहन फिर आती है, फिर कब्र पर जाती है। अब ये था कि डॉक्टर काल तो है नहीं, लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि जो शख्स लगातार घर पर आकर इलाज करता रहा, जो शख्स अस्पताल से उसके लिए सारी चीज़ें लाता रहा, जिस शख्स ने उसकी बहन के अंतिम संस्कार के सारे खर्च उठाए, जो लगातार कब्रिस्तान में जाकर कब्र के ऊपर पास में बैठकर घंटों बैठा रहता सुबह और शाम, वो अचानक के उसकी बहन की कब्र की तरफ से उसने मुंह क्यों फेर लिया? जबकि इस दौरान में उसे पता चला कि वो इसी शहर में, ये भी नहीं कि शहर छोड़ दिया। 7 साल बीत चुके थे हेलन की डेथ को। 1931 में डेथ हुई थी, अब 1938 आ गया। बहन फिर से आई। उसे लगा कि ये सवाल उसको बेचैन कर रहा है, इस सवाल का इस बार जवाब लेते हैं। फिर पता चला कि डॉक्टर काल यहीं है। उसने कहा फिर घर जाते हैं। पिछली बार वो गई थी, घर पे ताला था, उसे लगा वो होंगे नहीं। इस बार गई तो इत्तेफाक से घर का ताला खुला हुआ था। उसने बेल बजाई, डॉक्टर काल बाहर आए, उसको देखकर मुस्कुराए, अंदर बुलाया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई और वो उसको पानी के लिए पूछ रहे थे, तब तक वो उसने बाकी कमरों की तरफ नज़र घुमाया तो उसकी हैरानी की कोई इंतहा नहीं थी। उसने देखा कि एक कमरे में एक बेड पर एक लाश पड़ी है, बिल्कुल सजी सजाई। करीब जाकर देखती है, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि लाश किसकी है, और उसी वक्त उसके उस सवाल का जवाब मिल जाता है कि 7 साल से या पिछले 5 साल से वो जो जिसका जवाब जानना चाहती थी कि वो कब्रिस्तान क्यों नहीं आते, क्यों उसकी बहन के पास घंटों बैठ के बातें नहीं करते, इसका जवाब मिला। उस लाश को देखते ही हेलन की बहन बदहवास उस घर से बाहर निकलती है और पहला फ़ोन पुलिस को करती है। फ़ोन सुनते ही पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पे पहुंचती है। हेलन वहीं थी। इसके बाद पुलिस की टीम के साथ हेलन डॉक्टर के घर में दाखिल होती है। अंदर बेड पर अब लाश को देखा जाता है। एक लाश थी, अजीब सी स्मेल थी घर में, लेकिन बेहद ज़्यादा बहुत सारे परफ्यूम भी डाले गए थे। लाश कुछ इस तरह की थी कि उसके बहुत सारे हिस्से मोम से बनाए गए थे, बहुत सारे पेरिस प्लास्टर जो होता है उसके ज़रिए उसके चेहरे बनाए गए थे। आँखों को भी नकली बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मोम और इन सारी चीज़ों के साथ जो बनाई गई, उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसके नीचे जो सारी हड्डियाँ वो इंसान की। अब जब ये देखा तो
डॉक्टर से पूछा गया कि किसकी लाश है। डॉक्टर काल ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया बताने में। उन्होंने कहा कि ये हेलन की लाश है। अब ये सुनते ही पुलिस के साथ साथ हेलन की बहन, तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या बोल रहा है। तो उसने कहा कब से आपके पास है? तो उसने कहा पिछले 7 सालों से। तो उसने कहा ये आप कैसे लाए? तो उसने कहा कि जब हेलन की मौत हो गई, मैं कई दिन तक कब्रिस्तान पे गया, कब्र के पास उससे बातें की और मैं लौट आता। मुझे लगा मेरे नसीब में यही है। इतने ही दिन की मुलाकात लिखी थी, लेकिन फिर मेरा वो पुराना सपना वापस शुरू हो गया और मेरी जो वो पूर्वज आती थी मेरे सपने में, उसने कहा कि तुम्हारी जो ज़िंदगी थी वो तुम्हें मिल गई, लेकिन अब तुमने उसे छोड़ दिया कब्रिस्तान में, जबकि वो वहाँ छोड़ने के लिए नहीं आई थी। तुम्हारी असल में बीवी वही है, तुम्हारी ज़िंदगी वही है, तुम उसे कब्रिस्तान से घर लाओ, उसके साथ रहो। उसने कहा ये सपना जब बार बार आया तो फिर मैं मजबूर हो गया और एक रोज़ मैं गया और मैंने कब्र खोदी और उस लाश को बाहर निकाली। बेहद बदबू आ रही थी और लगभग लाश एक तरह से सड़ गल चुकी थी। वो घर लाया। घर लाने के बाद उसने धीरे धीरे उस लाश को शक्ल देने की कोशिश की। प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मदद से उसके चेहरे को बनाया, मोम से उसके शरीर को बनाया, उसकी आंखें बनाई, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और जैसे एक ब्राइड होती है, एक दुल्हन, उसकी तरह उसे घर में रखा। इतना ही नहीं, वो डेली घर में अब उससे घंटों बातें करता और उसी बेड पर उस लाश को रखा था जिस पर, उसी पर खुद भी सोता। और 7 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 7 साल तक वो हेलेन को अपनी वाइफ मानकर अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर लिटा कर रखा और उसी के साथ हमेशा सोता रहा और उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये कोई पराई है या लाश है। जब ये सारी कहानी आई, पुलिस ने फ़ौरन डॉक्टर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, लेकिन ये हुआ बाद में कि ये कोई जुर्म नहीं है। तो जब जुर्म नहीं है तो सज़ा क्यों? तो फिर डॉक्टर की पूरी मानसिक हालत, उसकी कहानी, फिर हेलन की फैमिली के स्टेटमेंट कि उसने कभी गलत नहीं किया उनके परिवार के साथ, न हेलन के साथ बल्कि मदद की थी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत ने डॉक्टर को बरी कर दिया बिना किसी सज़ा के और इस तरीके से डॉक्टर रिहा हो गया। लेकिन अब इस दौरान ये हुआ कि जब डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था और डॉक्टर उस वक्त कुछ दिनों के लिए हिरासत में था, तो डॉक्टर काल के घर से जो लाश मिली हेलन की, अब वो वापस पुलिस ने घर वालों को सौंप दी। अब घर वालों को डॉक्टर काल की मानसिक हालत के बारे में एहसास हो चुका था, लिहाजा उन्होंने उसी वक्त जब डॉक्टर काल हिरासत में था अपनी बहन की लाश को लिया और एक गुमनाम कब्रिस्तान में ले जाकर दूसरी बार उसे दफनाया। लेकिन इस बार हेलन को कहाँ दफनाया, यह सिर्फ फैमिली के चंद लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम था और उसकी वजह यह थी, एहतियात इसलिए बरती गई ताकि डॉक्टर काल तक इसकी खबर ना पहुँचे, वरना हो सकता है वो दूसरी बार भी उस कब्र से लाश को निकाले और कहीं लेकर चला जाए। तो उस लाश की हिफाजत के लिए हेलन के घर वालों ने दूसरी बार जब लाश को दफनाया तो बताया नहीं कि किस जगह दफनाया और ये राज हमेशा ही राज रहा। 1938 में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद करीब 14 साल तक डॉक्टर काल और जिंदा रहे। 3 जुलाई 1952 को डॉक्टर काल की मौत हो गई। कहते हैं कि मौत से पहले भी उस सपने ने पीछा नहीं छोड़ा और कहते ये भी हैं कि डॉक्टर काल ने बाद में पूरी कोशिश की कि हेलन की लाश किस कब्रिस्तान में दफनाई गई है, उसकी कब्र कौन सी है, लेकिन पता नहीं चला। और एहतियात इतनी बरती गई थी कि हेलन के घर वालों ने जिस कब्रिस्तान में या जो दफनाया जो कब्र, तो उसके ऊपर नाम तक नहीं लिखा था। आमतौर पर वो लोग लिखाते हैं लेकिन नाम भी नहीं लिखा, इसलिए कि कहीं उसके ज़रिए डॉक्टर काल वहाँ तक पहुँच ना जाए। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। अब इस कहानी को आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर छोड़ा, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आकाश सिंह भदौरिया, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश। और ये अंकिता ने भेजा, उनके ब्रदर हैं। दीप्ति वर्मा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीप्ति। और राहुल ने भेजा है, राहुल मलथ्रानी। प्रीति उर्फ टॉमी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और गणेश शर्मा ने भेजा है। साथ ही
अनाहिता वर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनाहिता। और ये आशु वर्मा की बिटिया है। इसके अलावा डेरविक चेटियार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डेरविक। और ये डेविड के बेटे हैं। स्नेहा शुक्ला का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहा। और श्याम सुंदर राठौर ने भेजा है। साथ ही सुरेंद्र का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र, बल्कि सुरेंद्र कश्यप, इनका कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल संडे है सुरेंद्र जी। करिश्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे करिश्मा। और ये डॉक्टर शमीम चौधरी ने भेजा है। इसके अलावा शंभूलाल शर्मा, पेशे से टीचर हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शंभूलाल जी। साथ ही करण चंचलानी का भी जन्मदिन कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे करण। और ये दिव्या शर्मा ने भेजा, उनके भाई हैं। इसके अलावा अर्शवीर सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अर्शवीर। और अशानी कुमार ने भेजा है। साथ ही अमित सिंह एंड राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आसिम मिला था, ये अमित जी और राजेश जी दोनों दिल्ली पुलिस में हैं। और आसिम जो हमारी क्राइम तक के में यहाँ हैं, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, तो थैंक यू। और अमित भाई, राजेश भाई, कभी आपसे मुलाकात भी होगी। विनोद काटीवाल, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। डॉक्टर अनुभव शर्मा, थैंक यू सो मच, और इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। विक्रांत कोसाम्बी, थैंक यू आपका। इसके अलावा राहुल बिदलान, थैंक यू आपका। साथ ही अनीता मेहरा, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। कुलभूषण, थैंक यू सो मच, और आपकी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। इसके अलावा मोहम्मद अशरफ, आपका भी शुक्रिया। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको बता दूं कि क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए कुकू FM ऐप पर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कूपन कोड है crime50, कूपन कोड crime50 का इस्तेमाल करें तो आपको जो कुकू FM के ऑडियो बुक हैं 10,000 से ज़्यादा, उस पर 50% का डिस्काउंट है। 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है पहले महीने में, वो 49 रुपीज़ के लिए है। तो कुकू FM ऐप पर भी आप ऑडियो बुक का पूरा ख़जाना आपके लिए मौजूद है। तो फिलहाल इतना ही। अब मुलाकात होगी मंडे को रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।